हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 और 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था हमने, यानी कि यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या कहा गया है कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे 3 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, यानी कि हमें √3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक संख्या रेखा बना लिया। अब हमें इस संख्या रेखा पर √3 को दिखाने के लिए कहा गया है। तो हम कैसे √3 दिखाएंगे, इसके लिए सबसे पहले ध्यान से ये समझ लीजिए कि अगर हमें √3 इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इस संख्या रेखा पर एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कर्ण √3 हो। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला कि हम संख्या रेखा पर इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ये जो कर्ण है ये हमारा √3 होना चाहिए। तो अगर कर्ण √3 होगा तो इसके लिए ये जो आधार है ये 1 होना चाहिए, यानी कि 1 यूनिट, और ये जो हमारा लंब है ये √2 यूनिट होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर कर्ण हमारा अगर √3 है तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारा 1 यूनिट है और लंब √2, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 3, इधर ये कर्ण स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए कर्ण हमारा √3 आ रहा है कब, जब हम आधार 1 यूनिट और लंब √2 यूनिट ले रहे हैं। तो ठीक है, तो ये करके मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमें इस संख्या रेखा पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कर्ण √3 हो तो इसके लिए हमें आधार 1 यूनिट और लंब √2 यूनिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे ये समझिए कि हम इस संख्या रेखा पर डायरेक्ट इस तरह का त्रिभुज नहीं बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका कर्ण √2 होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कर्ण √2 हो। तो ऐसा समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसे समकोण त्रिभुज बनने के लिए लंब और आधार 1-1 यूनिट होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, अगर लंब 1 यूनिट लेंगे तो लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 यूनिट लेंगे तो आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट। तो देखिए कर्ण हमारा √2 आ रहा है कब, जब आधार और लंब 1-1 यूनिट ले रहे हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कर्ण √2 और लंब और आधार 1-1 यूनिट हो। तो ये देखिए ये संख्या रेखा पर ये जो हमने डिस्टेंस लिया है ये हमारे 1-1 यूनिट मैंने लिया है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे
कि 0 से 1 तक ये हमारा 1 इकाई हो गया, 1 यूनिट, तो ये आधार हो गया। अब लंब को भी हम 1 इकाई लेंगे यानी कि 1 यूनिट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पर एक जो ये पॉइंट है, इस पर अब हम एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। अब यहाँ से इस तरह से हम रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस रेखा पर 1 यूनिट प्रकार को खोल के और यहाँ से हम काटेंगे यानी कि चाप लगाएंगे। तो देखिए ये हमारे सारे 1-1 यूनिट हैं। तो यहाँ से लेकर इस तरह से इतना हम अपने प्रकार को खोलेंगे और जो ये पॉइंट है एक, इस पर हम प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये पॉइंट है और ये जो 0 वाला पॉइंट है, इनको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें ये जो हमारा आधार है ये 1 यूनिट है और ये जो लंब है ये भी 1 यूनिट ही है। तो इस तरह से अगर आधार और लंब 1-1 यूनिट है तो ये जो कर्ण है ये हमारा √2 यूनिट हो जाएगा। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब हम ये वाला समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कर्ण √3, आधार 1 और लंब √2 है। तो देखिए ये जो हमारा √2 है यही हमारा हो जाएगा इस वाले त्रिभुज के लिए एक भुजा, यानी कि ये वाली जो भुजा है √2 वो हम इसी को लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट है इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से ये हमारा कुछ इस तरह से रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा। अब देखिए ये तो हमारा एक भुजा हो गया √2 इस वाले समकोण त्रिभुज के लिए, और दूसरी भुजा 1 यूनिट है। तो इसीलिए अब इस पर हम 1 यूनिट का चाप काटेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रकार को हम ये 1 यूनिट तक खोलेंगे। ये हमारा पहले से ही खोला हुआ है। अब इस वाले पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा 1 यूनिट है, ये वाला √2 यूनिट है। तो ये जो कर्ण हमारा है ये हो जाएगा √3 यूनिट। तो अब देखिए हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसमें ये जो कर्ण है ये हमारा √3 आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना हमारा ये √3 है कर्ण, इतना अब हम अपने प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने जितना हमारा कर्ण है उतना हमने प्रकार को खोल लिया। अब ये जो पॉइंट है इस पे रखेंगे प्रकार की नोक और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये जो चाप हमने लगाया है ये इस रेखा को इस बिंदु पे काट रहा है, ठीक है। तो यही हमारा जो है यही हो जाएगा √3, यानी कि ये जो पॉइंट है जहां पर ये चाप इस रेखा को काट रहा है तो यही हमारा √3 है, यानी कि इस तरह से हमें करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। इसका नाम भी हम दे सकते हैं, इस पॉइंट का ए नाम दे देते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसका हम नाम दे देते हैं बी। तो ये जो ए से लेकर बी तक है हमारा AB, यही √3 है, यानी यही आंसर है। तो इस तरह से आपको करना था इस क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें बोला है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 5 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। हमें बोला है कि
एक जोकर की टोपी जो है वो शंकु के आकार की है। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से जोकर की टोपी है। तो इसमें बोला है कि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये हो जाएगी जो कि 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि 5 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई यानी कि हाइट दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। हमें अब इसमें सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान निकालना पड़ेगा। तो L का मान निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा √h² प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से h², h कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है हमारा 2304 प्लस r का स्क्वायर, r 14 है तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 6 10, 9 और 1 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 2 यानी कि 2500। तो 2500 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है हमारा 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर जो ये शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हम बताएंगे 5 टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टोपी के लिए शीट। तो कैसे बताएंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें एक टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो ये हमारा टोपी है शंकु के आकार का, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जो शीट है वो हमारा इसके चारों तरफ सिर्फ लगेगा। तो इसीलिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर 5 टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर ये सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा एक टोपी का जो क्षेत्रफल है वो आएगा, 5 से गुणा कर देंगे तो पांचों टोपी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान 14 है इंटू एल का मान है 50 इंटू ये 5। यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा, ये 22 दूना 44 इंटू 50 का 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 250। अब 44 और 250 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 टोपी के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 27 नंबर क्वेश्चन का। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि आपके एग्जाम में आपको इन दोनों में से किसी एक को करना था। तो मैं आपको ये वाला भी समझा देता हूँ। इसमें बोला है कि धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमसे गेंद का द्रव्यमान पूछा है, तो कैसे बताएंगे हम गेंद का द्रव्यमान। देखिए ये हमारा और वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। व्यास हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधी होती है, तो 4.2 का आधा करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें द्रव्यमान बताना है। ये आप देख सकते हैं द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे, फिर जो आयतन आएगा उसका हम इस घनत्व में यानी कि 10 में गुणा कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। तो जो गेंद है, गेंद हमारा गोले के आकार का होता है यानी कि गोला होता है। तो गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ से 4/3 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू r³। r है 2.1, पॉइंट हटा देंगे तो 21/10 हो जाएगा। 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। तो 7 एकम 7, 7 या 21, 3 से 3 कट जाएगा। तो अब देखिए ऊपर
4, 22, 21 और 21 बच रहा है। इन चारों का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 38,808 बटे में 10, 10 और 10 का करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब 1000 से इसमें भाग कर देंगे तो 3 जीरो है, इसीलिए पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 38.808 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आयतन आ गया जो गेंद है उसका। अब हमसे पूछा है द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान बताने के लिए क्या करेंगे हम कि जो हमें घनत्व दिया गया है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका हम गुणा कर देंगे इस आयतन में, यानी कि 38.808 में। तो इसमें देखिए 10 में एक जीरो है, इसीलिए ये पॉइंट एक इधर, एक डिजिट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 388.08 ग्राम। ठीक है, तो ये 388.08 ग्राम यही हमारा द्रव्यमान है जो गेंद है उसका, यानी कि यही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी अब हम करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन होगा। हमें दिया हुआ है 3 + √7 बटे में 3 - √7 और बराबर में a + b √7। तो इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो हमें दिया है इसको ले लेते हैं 3 + √7 बटे में 3 - √7। अब इसमें से ये जो हर में है इसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हम इस हर का प्रमेयकरण कर देंगे। तो इसीलिए इसका हम गुणा कर देंगे, ऊपर भी निशान चेंज हो जाता है हमारा और नीचे भी। तो यहाँ से 3 का सबसे पहले 3 में गुणा होगा, 9 आ जाएगा। 3 का फिर √7 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 √7। फिर √7 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 √7 हो जाएगा और √7 का √7 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 7 आएगा। बटे में ये देखिए a - b a + b, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होता है हमारा a² - b²। a है 3 तो इसीलिए a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, माइनस b है √7 तो इसीलिए b का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे करते हैं तो ये 9 और 7 16 हो जाएगा। 3 √7 + 3 √7 तो ये हो जाएगा 6 √7 बटे में 3 का स्क्वायर 9 - √7 का स्क्वायर 7। तो यहाँ से 16 + 6 √7, इसमें से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 8 प्लस इसमें बचेगा 3 √7 बटे में 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 8 + 3 √7। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या है हमारा a + b √7। अब देखिए a की जगह पे 8 आ गया, यानी कि a का मान 8 है, b की जगह पे 3 है, यानी कि b का मान 3। तो a का मान 8, b का मान 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या बोला गया है, गुणनखंड कीजिए, और इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए बोला है, तो चलिए करते हैं। हमें दिया हुआ है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 27x³ है, इसको हम लिख सकते हैं 3x³ प्लस ये हमारा y³ प्लस z³ - 9xyz को हम क्या लिख सकते हैं, -3, और फिर इसके बाद 3x इंटू में है, फिर इंटू में y इंटू में z। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा। तो ये हमने कर दिया।
अब देखिए ये जो हमने लिखा है ये हमारा, इसमें आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, कौन सी? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। ठीक है, तो इसके बराबर में होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये जो है इस रूप में है, अब हम इस रूप में लिख देंगे। सबसे पहले a है तो a का मान देखिए, a का क्यूब यानी 3x का क्यूब, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 3x, प्लस में b है तो प्लस में b का क्यूब यानी कि y का क्यूब, तो b की जगह पे y है, प्लस c का क्यूब यानी कि z का क्यूब, तो c की जगह पे z लिखेंगे। फिर a स्क्वायर, तो a हमारा 3x है तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस में b स्क्वायर है तो b का मान y है तो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर, c की जगह पे z है तो इसीलिए z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और a का मान 3x और b का मान y है तो इसीलिए माइनस का 3xy हो जाएगा, माइनस bc है तो माइनस b का मान y और c का मान z है तो yz हो जाएगा। फिर माइनस ca है तो c का मान z और a का मान 3x है तो ये हो जाएगा 3xz। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि ये हमने गुणनखंड कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 के 3 हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस समीकरण के 3 हल ज्ञात करने हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हम इसके हल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमसे कोई 3 हल पूछा है तो कैसे करेंगे हम, हमें समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 6। सबसे पहले हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे और इसमें ये x लिखेंगे, ये y। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें या तो x या फिर y दोनों में से किसी का भी मान हम खुद से मानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले x का मान हम 0 मान लेते हैं, तो ये 3x की जगह पे 0 लिखेंगे, प्लस 2y बराबर 6 है तो 3 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 बन गया ये पूरा, सिर्फ 2y बराबर 6 बचा, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके भाग हो जाएगा तो 3 आएगा, तो y का मान 3 आ गया, ये एक हल हो गया। इसी तरह से दूसरा हल ज्ञात करेंगे, तो इस बार हम y का मान 0 मान लेते हैं। पहले हमने x का मान 0 माना था, अब y का मान 0 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y की जगह पे हमने 0 माना है बराबर 6, तो ये 0 का 2 में गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 बन गया, सिर्फ 3x बराबर 6 बचा, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा हल। अब तीसरा हल निकालेंगे, तो इसके लिए अब हम या तो x या y दोनों में से किसी का भी मान हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस बार x का मान हम 4 मान लेते हैं, तो ये 3x की जगह पे 4 लिखेंगे, प्लस 2y बराबर 6, 3 चौक 12 हो गया, तो 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचा 2y, 6 में से माइनस करेंगे 12 तो माइनस 6 बचेगा, 2 इधर आके भाग हो गया, इधर बचा y, तो y का मान हमारा 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी -3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 हल ज्ञात कर लिया। इसके अलावा जो ये 3 हल मैंने लिखे हैं, इससे डिफरेंट आंसर भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ 3 हल पूछा है इस समीकरण के, हम इसके कई सारे हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो इसमें बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन अब हम करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वो त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरी भुजा, तो ये 10 ये 18 मान लेते हैं।
तीसरी भुजा हमें नहीं पता, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब हम इस तीसरी भुजा को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप हमारा तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि अगर हम 10x, सॉरी ये x नहीं है, ये हमारा है 10, दूसरा क्या है 18 और तीसरा हमने x माना है, तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर में क्या आएगा 42, यानी कि परिमाप 42 दिया है तो इसीलिए तीनों को जोड़ने पे 42 आना चाहिए। अब 10 और 18 ये हो गया 28, 28 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा x, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 14 सेंटीमीटर हमारा x का मान आ गया, यानी ये तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमसे इसका ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो अब हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं हीरोन के फॉर्मूले से। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी तीनों भुजाओं को a, b और c मानेंगे। तो इस पहली भुजा को a मान लेते हैं, दूसरी भुजा को b यानी इसको, और तीसरी भुजा यानी कि इसको c मान लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले s का मान निकालते हैं, यानी अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a का मान है 10, b का मान 18 और c का मान 14 बटे में 2। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 42 बटे 2 यानी कि 21। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ से अब सबसे पहले s का मान रखेंगे 21, फिर s यानी कि 21 माइनस a यानी कि 10, फिर s यानी 21 माइनस b यानी कि 18, फिर s यानी कि 21 माइनस c यानी कि 14। तो यहाँ से हमारा ये 21 में से 10 माइनस करेंगे 11, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 और 21 में से 14 माइनस करेंगे 7। तो अब देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, गुणा में ये 11, गुणा में 3, गुणा में 7 है। 7 का जोड़ा बन गया, इसीलिए इसको रूट से बाहर एक बार लिखेंगे। ऐसे ही 3 का भी एक जोड़ा बन गया, इसको भी रूट से बाहर एक बार, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बना इसीलिए इसको रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, यानी कि यही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 में ही अथवा में भी दिया गया है, तो इसको भी अब हम कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। इस बार हमें अनुपात में दिया हुआ है तीनों भुजाओं का अनुपात। तो जब भी हमें अनुपात में दिया जाता है तो इनके साथ x लगाकर हम भुजाएं मान लेते हैं त्रिभुज की। ठीक है, तो सबसे पहले 12 है तो इसकी भुजा 12x मान लेंगे, दूसरा 17 है तो इसको हम 17x मान लेंगे, तीसरा 25 है तो 25x मान लेंगे। तो ये तीनों भुजाएं हो गई त्रिभुज की। हमें त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि इन तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 540 आएगा। अब यहाँ से 12x, 17x और 25x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54x बराबर 540। यहाँ से 54 उधर जाएगा तो x का मान हमारा क्या आएगा, 54 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये जो पहली भुजा है जो कि 12x माना था हमने, तो ये कितना आएगा 12, x का मान 10 है तो 12 गुणा 10 यानी 12×120 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी भुजा 17x माना था तो 17 गुणा 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमने 25x माना था तो 25 गुणा x यानी कि 10, तो 25×250 सेंटीमीटर आ गया। तो तीनों भुजाएं हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे कि तीनों भुजाओं को हम a, b और c मान लेते हैं। तो पहले वाला 120 सेंटीमीटर, दूसरा 170 और तीसरा 250। अब सबसे पहले हम s का मान निकालते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला
ए का मान 120 प्लस बी का मान 170 और सी का मान 250 बटे में 2। यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 540 आएगा बटे में 2 से भाग कर देंगे तो 270। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अब मान रखेंगे एस का मान 270, एस यानी 270 माइनस ए है 120, फिर एस यानी 270 माइनस बी है 170, फिर एस यानी 270 माइनस सी है 250। तो यहाँ से ये 270 हो गया, 270 में से 120 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 150, 270 में से 170 माइनस करेंगे तो 100 और 270 में से 250 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 270 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 30 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 30 तिया 90, 90 तिया 270। ऐसा हमने इसलिए लिखा है ताकि जोड़े बन जाए और हम इनको रूट से बाहर निकाल के लिख सकें। 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 30। 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, पंजे 100। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5। अब देखिए 30 एक जोड़ा बन गया, इसको एक बार लिखेंगे रूट से बाहर। 3 का भी एक जोड़ा बन गया, 5 इसका भी जोड़ा बन गया, ये 4 इसका भी जोड़ा बन गया और ये 5 का एक और जोड़ा बन गया। तो 30 तिया 90, ऐसे कर लेते हैं गुणा। 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 तिये 300। 300 का जब हम 30 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने जो अथवा वाला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन का, इसका भी सॉल्यूशन कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 से सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन डी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।